हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था कक्षा 10 का चैप्टर 3, जिसमें हमने मेंडलवाद और जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन किया था। आज मैं आपको बताऊंगा मेंडल के नियम या मेंडलवाद। तो मेंडल के कौन कौन से प्रमुख नियम थे जिसे मेंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है? ये नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक संकरण के परिणामों पर आधारित है। एक संकरण क्या होता है? कल आपको बताया था, जब एक ही लक्षण को लेकर वंशागति या एक ही लक्षण को लेकर जब संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकरण कहते हैं। तो एक संकरण और उसके परिणामों पर आधारित है प्रभाविता का नियम। यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जब विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है, F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और लक्षणों का ये प्रकटीकरण ही प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो देखिए, इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये अप्रभावी जनक को प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण है, और ये प्रभावी को प्रकट करेगा। देखिए कैसे। ये लंबे पौधे हैं, ये बौने पौधे हैं। कल बताया था आपको। ये लंबे पौधे जो है इसे पेरेंट पीढ़ी कहेंगे, लंबे और बौने। जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो सर्वप्रथम इनमें गैमेट या युग्मक बनेंगे, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। इन दोनों के अलग होने के बाद F1 पीढ़ी में इनका जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में ये लक्षण प्रकट होता है। तो ये जो पीढ़ी है ये F1 पीढ़ी है। अब यहाँ देखिए, ये विषम युग्मजी है। किसी भी लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन के दो रूप अगर अलग अलग हो तो वो विषम युग्मजी। कल बताया था आपको पिछली क्लास के अंदर। ये दोनों सेम है तो समयुग्मजी, ये भी सेम है, ये भी समयुग्मजी। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुआ, तो मैंने कल आपको बताया था कि केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा। तो प्रभावी लक्षण इसमें क्या है? लंबापन। तो ये सारे पौधे लंबे होंगे, इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नियम, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब देखिए, पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से, जो अभी अपन ने F1 पीढ़ी प्राप्त की थी ये वाली, इसके संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों एलील एक दूसरे से पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चल जाते हैं। यानी जब हमने जनक पीढ़ी का क्रॉस कराया था, आप यहाँ से देखिए शुरू से ही से, ये जनक पीढ़ी है। इनका जब क्रॉस कराया था तो ये दोनों युग्मक अलग हुए थे। ये क्रॉस का साइन है, ये दोनों युग्मक हुए थे। तो F1 पीढ़ी में हमें ये प्राप्त हुआ था। अब जब F1 पीढ़ी के संकर से युग्मक बनेंगे तो दोनों एलील एक दूसरे से पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चल जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। ये दोनों एलील जो है एक दूसरे से पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे, इसलिए इसे पृथक्करण या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। और प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक ही एलील पाया जाता है। युग्मक में एक लक्षण के लिए एक ही एलील उपस्थित होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आपको फिर से बता देता हूँ मैं। F1 पीढ़ी के संकर से युग्मक बनते समय दोनों एलील एक दूसरे से पृथक पृथक होकर युग्मकों में चले जाते हैं,
इस कारण इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। और प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक ही एलील पाया जाता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब इसको मैं आपको एक चेकर बोर्ड या शतरंज पट विधि के द्वारा समझा देता हूँ। ये नियम भी एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। ये नियम आपको याद होना चाहिए। ये मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। जैसे ये पेरेंट पीढ़ी, ये पौधे लंबे हैं और ये बोने हैं। जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो जैसे ये इसमें युग्मक प्राप्त होंगे, गेमिट बोलते हैं युग्मक को। तो युग्मक पीढ़ी आप दोनों भी बना सकते हैं, ऐसे दोनों सेम ही है, इस कारण एक बार ही लिख रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। अब ये दोनों समयुग्मजी है पौधे। समयुग्मजी का मतलब दोनों एलील जो है, एलील एक ही है। अब इनमें जब क्रॉस कराया तो ये विषम युग्मजी F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, विषम युग्मजी। अब जब इसमें आगे क्रॉस कराया जाता है तो जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, उस F2 पीढ़ी में देखिएगा, इनमें जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये F2 पीढ़ी जब प्राप्त होगी तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए आप, इन्हें जब युग्मकों में बांटेंगे तो ये एक टी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें जब हमने वापस से संकरण कराया तो जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो F2 पीढ़ी है। इनके संकरण से F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। यहाँ हम ये साइन बनाते हैं, ये द्विलिंगी के साइन को प्रदर्शित करता है। ये देखिए, ये नर का साइन है और ये मादा का साइन है। ये हमने यहाँ बना दिया क्योंकि मटर का पौधा द्विलिंगी है। इनमें जब क्रॉस कराया तो ये कैपिटल टी से कैपिटल टी, इसका क्रॉस इससे कराया तो ये, इसका क्रॉस अब इससे कराते हैं और इसका क्रॉस इससे कराते हैं। तो देखिए, अब इसका जब हम फिनोटाइप अनुपात या लक्षण प्रारूप निकालते हैं, लक्षण प्रारूप, तो हम केवल बाहरी लक्षण देखेंगे। तो एक कैपिटल टी जहाँ भी आता है वो प्रभावी लक्षण को प्रकट करेगा, आपको पता है। तो ये 1, 2 और 3, तो ये 3 तो जो है वो लंबे पौधे हैं और एक जो है वो बोना पौधा है। तो इसका लक्षण प्रारूप क्या आया? 3:1। तो 3 तो है लंबे और 1 है बोना। इसके बाद जीन प्रारूप या जीनोटाइप। अब जीन प्रारूप में देखिए आप, एक है शुद्ध लंबा, ये कैपिटल टी वाला, ये दोनों है अशुद्ध लंबे, और एक है शुद्ध बोना, ये। तो ये तो हो गया शुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा और ये शुद्ध बोना। तो ये तो है इसका जीनोटाइप 1:2:1 और ये है इसका फिनोटाइप। ये आपको क्लियर याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो अब मैं समझ चुका हूँ या आप भी समझ चुके होंगे कि आपको ये क्लियर आ गया होगा। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, यह आपको कंठस्थ याद होना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं बैक क्रॉस। कल बताया था आपको बैक क्रॉस के बारे में, जिसे संकर पूर्वज संकरण भी कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। बैक क्रॉस को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका फर्स्ट बैक क्रॉस का देखिए, ये बाह्य संकरण या आउट क्रॉस भी कहते हैं इसे, बाह्य संकरण या आउट क्रॉस। बाह्य संकरण में क्या है? जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ कर दिया जाए, ये प्रभावी जनक है, F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी जनक से करते हैं जिसमें लंबे पौधे सारे। तो देखिए, ये युग्मक बनेंगे, इसमें 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। विषम युग्मजी है इस कारण, ये समयुग्मजी है तो इसमें 1 प्रकार का युग्मक बनेगा। जब इसमें क्रॉस कराया जाता है तो 50% तो विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं और 50% समयुग्मजी प्राप्त होते हैं। जब इसका फिनोटाइप निकालेंगे तो 100% जो है पौधे वो लंबे हैं। और जब जीन प्रारूप निकालते हैं तो 1:1 आता है, यानी 50% तो समयुग्मजी और 50% विषम युग्मजी। तो ये बाह्य क्रॉस। और दूसरा जो क्रॉस है संकर पूर्वज संकरण में, वो है टेस्ट क्रॉस, जिसे हम परीक्षण संकरण भी कहते हैं। परीक्षण
संकरण या टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या है कि F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ किया जाता है। ये F1PD प्राप्त हुई थी, इसका क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी इस साल आया है, अप्रभावी जनक के साथ किया जाता है। तो देखिए ये पेरेंट पीडी, युग्मक बनेंगे तो इसमें वही 2 प्रकार के, और ये समयुग्मजीय है तो इसमें एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। अब जब इनमें क्रॉस कराया जाता है, इनके क्रॉस से जो F2PD प्राप्त होगी, इनके क्रॉस से F2PD प्राप्त होगी, उसमें क्या होगा, ये एक प्रकार का, ये वही द्विलिंगी का साइन, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। अब देखिए ये 50% तो है विषम युग्मजी और 50% है समयुग्मजी, यानी इसका लक्षण प्रारूप जो है, लक्षण प्रारूप वो आएगा 1:1, यानी इसका 50% इसके जो है पौधे वो लंबे हैं, 50% पौधे बौने हैं, लंबे और ये बौने। और इसका जीन प्रारूप जो है, यानी जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप भी इसका 1:1 आएगा। क्यों? क्योंकि 50% पौधे विषम युग्मजी और 50% पौधे समयुग्मजी है। तो ये जो संकरण है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा समयुग्मजता विषम युग्मजता के बारे में पता किया जाता है। अब इसके बाद है मेंडल का तृतीय नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या तीसरा नियम मेंडल का, ये नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। द्विसंकर संकरण और उसके परिणामों पर, द्विसंकर संकरण और उसके परिणामों पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मेंडल का जो तृतीय नियम है वो द्विसंकर संकरण और उसके परिणामों पर आधारित है। अब ये नियम क्या कहता है, देखिएगा, मेंडल का तृतीय नियम कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों में संकरण कराया जाता है, आप इसे सुनिएगा, 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त, विपर्यासी का मतलब अलग अलग होता है, 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों में संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों में संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी प्रत्येक लक्षण के जो एलील है या युग्म विकल्पी है केवल पृथक ही नहीं होते, विभिन्न लक्षणों के एलील एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यवहार करते हैं और स्वतंत्र अपव्यूहित होते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। यानी एक दूसरे से पृथक ही नहीं, एक दूसरे से बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इस कारण इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ये द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, इसलिए हम इसमें 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराएंगे। तो जैसे मटर के पौधे में हमने पीले और गोल बीज, पीले और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस हरे और झुर्रीदार पादप से कर दिया, तो पीले और गोल को कैपिटल YY और कैपिटल RR से प्रदर्शित कर दें और इसको स्मॉल YY स्मॉल RR से प्रदर्शित किया। जब मेंडल ने इनमें क्रॉस कराया, ये समयुग्मजीय है, ये भी समयुग्मजीय है, तो F1PD में जब इनके युग्मक बने, जैसे ये पेरेंट पीडी, इसमें जब युग्मक बने तो एक कैपिटल Y और एक कैपिटल R प्राप्त होगा। ये गैमेट पीडी है और इसमें एक स्मॉल y और एक स्मॉल r प्राप्त होगा। ये गैमेट पीडी है। अब इनके संकरण से गैमेट के F1PD जो प्राप्त हुई उसमें ये प्राप्त हुआ एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। ये F1PD है। इसमें पीले और गोल पुष्पी, पीले और गोल बीज प्राप्त हुए। ये सभी विषम युग्मजीय कैसे हैं?
विषम युग्म जी। आपको पता है कि F1PD में हमेशा प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, इसलिए पीले और गोली लक्षण प्रकट हुए। अब जब F1PD का स्वपरागण किया जाएगा तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F2। इसके F1 के स्वपरागण से F2PD प्राप्त हुई। अब F2PD में इसका क्या रेशो रहता है वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ चेकर बोर्ड के माध्यम से। क्वेश्चन आता है कि द्विसंकर संकरण को चेकर बोर्ड या शतरंज पट्ट विधि द्वारा समझाइए। तो कैसे समझाएंगे हम? देखिए, ये F1PD में हमने ये प्राप्त किया था। अब जब इनका स्वपरागण कराएंगे तो हमें ये 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त होंगे। ये चारों प्रकार के गैमेट। अब देखिए, चेकर बोर्ड बना देता हूं मैं। ये द्विलिंगी का साइन। अब यहाँ देखिए आप, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ भी यही उतार देता हूँ मैं क्योंकि इनका स्वपरागण हो रहा है। और ये देखिए, अब इनका क्रॉस इससे कराना है तो ये कैपिटल वाई आर आर, इसका क्रॉस इससे कराया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर इसका क्रॉस इससे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस इससे कराया। आप केवल देखिए, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। यहाँ देखिएगा, चौथे का क्रॉस हम फर्स्ट वाली से रो से करा रहे हैं। ये कैपिटल वाई आर आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ स्पेशल आता है ये। तो जब हम इसका फिनोटाइप प्राप्त करेंगे तो एक भी, अगर यहाँ देखिए आप, एक भी कैपिटल वाई आता है तो वो पीले लक्षण को प्रकट करेगा, और एक भी कैपिटल आर आता है तो वो गोल को प्रकट करेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ ये आ रहे हैं वहाँ यही लक्षण प्रकट होंगे, पीला और गोल। और अगर कैपिटल वाई आ गया और पीछे स्मॉल आर आ रहा है तो वो झुर्रीदार को प्रदर्शित करेगा। स्मॉल आर दोनों हो तो, क्योंकि वो अप्रभावी लक्षण है। और आगे अगर दोनों स्मॉल आर हो, दोनों स्मॉल वाई हो तो वो हरे को प्रदर्शित करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बस। ये देख ले आप, पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल, ये पीला गोल, और ये कैपिटल है और ये स्मॉल आ गया तो पीला और झुर्रीदार हो गया 1। ये पीला गोल और ये पीला और झुर्रीदार 2, और ये पीला और झुर्रीदार 3। यहाँ देखिए, ये पीला गोल है, ये भी पीला गोल, ये हरा, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है, हरा और गोल, ये हरा और गोल, और ये हरा और गोल। तो इसका जो लक्षण प्रारूप आता है, लक्षण प्रारूप आप इसे प्रैक्टिस से बिल्कुल बना सकते हैं। लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 आता है। तो 9 तो जो है 9 है पीले गोल, 3 जो है वो पीले झुर्रीदार, 3 जो है वो हरे और गोल, और 1 जो है वो हरा और झुर्रीदार आता है। तो ये इसका लक्षण प्रारूप है। और इसका जब जीन प्रारूप निकालेंगे तो जीन प्रारूप आप याद कर लीजिएगा, इसका जीन प्रारूप या जीनोटाइप आता है, जीन प्रारूप या वो 1 2 2 4 1 2 1 2 1। आपने परेड में देखा होगा 1 2 2 4 1 2 1 2 1, इसे इस टाइप से याद कर लें आप, 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये इसका जीन प्रारूप है। और फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप हमने देखा था 9:3:3:1, ये इसका लक्षण प्रारूप है। तो आप इसे कंठस्थ याद कर ले दोनों को, ये आपको क्लियर याद हो गया होगा। प्रैक्टिस से आप चकरबोर्ड या शतरंज पट्ट बना सकते हैं। इसके बाद मेंडल की वंशागति के नियमों का क्या महत्व है? मेंडल के
नियमों का महत्व। मेंडल के नियमों का क्या महत्व है? फर्स्ट, पहला जो महत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभाविता का लक्षण पाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य में कई जो हानिकारक जीन है, हानिकारक जीन वो अप्रभावी अवस्था में रहते हैं। तो प्रभावी अगर जीन उपस्थित है तो प्रभावी जीन के कारण वो हानिकारक जीन्स प्रकट नहीं होंगे। इस कारण हमें बिल्कुल हमारी बॉडी को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और हम घातक रोगों से बच सकेंगे। दूसरा, मेंडल के प्रयोग से जीन कंसेप्ट या जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। एक तो हानिकारक जो जीन्स है वो प्रकट नहीं होंगे प्रभावी जीन के कारण। हानिकारक जीन्स अप्रभावी अवस्था में होते हैं, तो प्रभावी जीन होने के कारण वो प्रकट नहीं होंगे। और जीन कंसेप्ट के बारे में या जीन संकल्पना के बारे में इस मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। इसके बाद पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के 2 एलील होते हैं और वो विपर्यासी लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा मेंडल के नियम से ये पता पड़ता है कि संकर संतति में उत्पन्न कौन कौन से नए लक्षण पैदा होते हैं संकर संतति में। इसके अलावा संकरण की विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटा सकते हैं। कोई भी हानिकारक या अनुपयोगी लक्षण है, अनुपयोगी लक्षणों को हटाकर उपयोगी लक्षणों को डाला जा सकता है। अनुपयोगी लक्षणों को हटाकर उपयोगी लक्षणों को बॉडी प्रवेश कराया जा सकता है या एक ही साथ एक जाति में लाया जा सकता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक पादप या अधिक उन्नत किस्म की फसलें प्राप्त कर सकते हैं मेंडल के नियमों के द्वारा। स्वपरागण, परपरागण आपने पढ़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सुजननिकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सुजननिकी, जिसे यूजेनिक्स भी कहते हैं। सुजननिकी क्या है? मानव के आनुवांशिक सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा है। मानव के आनुवांशिक सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा है जो मेंडल के नियमों पर आधारित है। इसके बारे में फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बताया था, तो इसे सुजननिकी का जनक कहते हैं या फादर ऑफ यूजेनिक्स, फ्रांसिस गाल्टन, आप याद रखें इसे। इन्होंने यूजेनिक्स के बारे में बताया कि मानव में अगर कोई भी किसी भी जीन में प्रॉब्लम है या कोई जीन डैमेज है, उसके बारे में मेंडल के नियमों के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं और उस हानिकारक जीन को हटाया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूजेनिक्स, जो मेंडल के नियमों पर आधारित है। और अब ये आज आपका क्लास 10th का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्लास में आपने अभी तक 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं आप कक्षा 10 के। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जल्दी से जल्दी, जिससे आपके सभी दोस्तों को इसका लाभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।